जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल लेक्चर नंबर 9 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 10। चैप्टर 12 का लेक्चर 10 क्या नाम है चैप्टर नंबर 12 का? ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, वर्ग एवं वृत्त कर लीजिए, एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। ठीक दोस्तों, तो मैंने पहले से ही बता रखा है और लगभग हर क्लास में मैंने बोला भी है कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह चैप्टर हर जगह पूछा जाता है। आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखिएगा। दोस्तों आप ये सभी भाई बहन चाहते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस मैंने अभी तक प्रोवाइड कराया है, आप सभी भाई बहन चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए। तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से भी आप सभी भाई बंधु पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, और कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं भी होती हैं, जो आवश्यक कोई बातें भी होती हैं, वहां से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों मैंने आप सभी भाई बंधुओं को त्रिभुज, आयत, वर्ग से संबंधित संपूर्ण जानकारी जितनी आपके में सिलेबस में है, मैंने सब कुछ करा दिया है। मुझे उम्मीद है यदि आप ईमानदारी के साथ सब कुछ सीखे होंगे तो सीख भी चुके होंगे, और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर से प्रश्न नहीं आने चाहिए। यदि आपने अच्छे से हर टॉपिक को सीखा है और हर टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि सेम टू सेम ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपको क्या देखने को पेपर में जरूर मिलेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम भी मिल सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम नहीं मिले यदि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आगे प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप अच्छे से सब कुछ करेंगे, ईमानदारी के साथ सब कुछ सीखेंगे, तो कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, जितना मैंने अभी आप तक सिखाया है, आप हर हाल में कर लेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहे। मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूं कि प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ पूरी डिपेंड है प्रैक्टिस पर। हमने सिखा दिया, आपने सीख लिया, आपने नोट्स बना दिया, बस इतना ही पर्याप्त नहीं है।
उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिए। और आप सभी भाई बंधुओं को लगा भी होगा कि अब तो बिल्कुल अंतिम समय में है, बिल्कुल चैप्टर समाप्त होने वाला है, इसके बाद एक चैप्टर और सीखना है, बिल्कुल सिलेबस आपका द एंड। तो मैंने पूरा सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर है, समाप्त होने ही वाला है, तो मैंने पूरा सिलेबस लगभग प्रोवाइड ही करा दिया, मान के चलिए। अब थोड़ा बचा वो भी हम सिखा देंगे। तो आप बस आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं चैप्टर सिलेबस समाप्त होते ही, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या प्रैक्टिस सेट कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। तो मुझसे यह पता चला कि कितने भाई बंधु वास्तविकता में चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं। क्योंकि हमारे जो सेकेंड सेमेस्टर में जो भाई बंधु हमारे पास, मेरे सेकेंड सेमेस्टर का भी पूरा मैथ का सिलेबस एक एक टॉपिक पढ़ाया है, पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। और जिन भाई बंधुओं ने हमसे सीखा पढ़ा, उन्होंने बताया भी कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ है, और वो चाहते हैं कि मैं थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दूं। तो मैं सोच रहा था कि आपको थोड़े प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूं, लेकिन यदि आपकी सहमति होगी तो, यदि आप लोग चाहते होंगे तो आपके कमेंट के अनुसार आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा, अन्यथा मैं क्या करूंगा, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे आपकी इच्छा, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट और प्रोवाइड, इसके बाद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं, आपकी प्रैक्टिस करवा दूं, फिर उसके बाद मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या प्रैक्टिस सेट लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी भाई बंधु ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जो भाई बंधु हमारे कमेंट करते हैं उनके दोस्तों मैं नाम बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो ईमानदार हैं, मुझे उम्मीद है कि वो पढ़ रहे होंगे तभी वो कमेंट करते हैं। यदि कोई आया वीडियो को देखा, उसको अच्छा लगा तो उसने अच्छा कमेंट किया, जो कुछ उसको लगा। मैंने कोई प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लगभग हर वीडियो में कोई ना कोई कोशिश करता हूं कि प्रश्न आपसे पूछ लूं, तो बहुत सारे भाई बंधु ने कमेंट करके उनका आंसर भी देते हैं, और ज्यादातर लोगों का आंसर सही भी होता है, और जिनका गलत होता है मैं बता देता हूं कि भाई आपके यहाँ पे मिस्टेक, आप ऐसे सही कर लीजिए। तो आप सभी भाई जब आंसर किया करें, जिस भी प्रश्न का आंसर करें, यदि उस पर मात्रक लगा है, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, तो जरूर लिखा करें। ज्यादातर हम देखे हैं कि ज्यादातर लोगों में क्या, कहीं सेंटीमीटर छूट रहा है, कहीं स्क्वायर छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है। तो वो सारी चीज आपको विधवा से आंसर जो कमेंट किया करें, तो विधवा से क्या करें। और दोस्तों ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा तो आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगी। क्या नुकसान होगा भाई, गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आंसर गलत है, आप ये सही कर लीजिए, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, आप जब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लगाते हैं तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए नए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाया करें। तो दोस्तों मैं नाम बता रहा हूं कि जिन्होंने कमेंट किया है, दोस्तों उनके नाम हैं दिव्या पांडे, अंश पटेल, अनुज प्रताप सिंह, प्रतिभा सिंह, एस शर्मा, कुमारी चांदनी, दीपांशी यादव, मनीषा भारती, कुमारी मोनी, अंकिता नोटबुक नाम से आईडी बनी है दोस्तों, अंजलि यादव, मोना यादव, असलम गाजी, मोहम्मद अनस, प्रिया आर्ट्स वर्क, इस नाम से उनकी आईडी बनी है, संगीता तिलक, विशाल श्रीवास, आर्यन कुमार, मनोज यादव, तिवारी पूजा, नीतू तिवारी, क्षितिज चंद्र, सक्षम सिरोही, दीपा धनिया, साक्षी केसरवानी, शिक्षा मिश्रा, नीतू गौतम, नीरज यादव, भव्या त्रिवेदी, राहुल कुमार, सुनील बेनीवाल, पीयूष पांडे, आशीष विश्वकर्मा, तनु पुंदीर, प्रतिमा यादव, अंशुका गुप्ता, अनुष्का गुप्ता, कुमारी बबली, विकलेश कुमार, माधुरी वर्मा, नेहा जायसवाल, इरम खान, अर्चना यादव, वंदना यादव, मनीषा भारती, कमलेश कुमार, आयुष गुप्ता, रामा सराय चौहान राजपूत, क्षितिज चंद्र, असलम गाजी, हिमानी चौधरी, कुमारी अंकिता ठाकुर, देवी प्रसाद तोमर, निधि गुप्ता, नीतू तिवारी, रेणु सिंह, मिस्टर एंड मिसेस अनुपम, दीक्षा यादव, अनुपम यादव, जागृति टोंडीवाल, माया चौधरी, दुनिया नीति की, इस नाम से उनकी आईडी बनी है, और मानसी यादव। ये दोस्तों नाम है जिन भाई बंधुओं के, हो सकता है कुछ भाई बंधुओं के हमारे नाम से नाम छूट गए हो बोलने में दोस्तों, तो आप नाराज मत होइएगा, मैं अगली क्लास में उनके नाम लेने का प्रयास करूंगा। जितने हमारी नज़र में नाम आए तो मैंने उतने नाम बोल दिए। ठीक दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्या अच्छे से कमेंट करते हैं
और उस कमेंट से आपका ही बेनिफिट होता है। यदि आप आंसर देंगे तो आप सीख जाएंगे, हाँ आंसर गलत होगा, आपको जानकारी होगी गलत है कि सही है। इसलिए कमेंट जरूर किया करें, और आपका कमेंट हमें मोटिवेट भी करता है कि हाँ हमारे भाई बंधुओं को, हमारे मित्रों को हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा सिखाया हुआ पसंद आ रहा है। तो इसीलिए आप सभी भाई बंधु कमेंट जरूर किया करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कि व्रत, क्योंकि 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। व्रत सर्किल क्या होता है तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद विधिवत से आपको जानकारी देते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, हेडिंग डालिए व्रत सर्कल। दोस्तों लिखिए, फिर अभी आपको समझाते हैं। वह घिरा हुआ तल, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। वृत्त सर्कल कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में क्या कहा? वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब समान दूर, समान दूरस्थ माने दूर, मतलब जो समान दूरी पर हो, वह दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जैसे दोस्तों क्या, जैसे दोस्तों एक पॉइंट ये ले लिया, और इससे दोस्तों देखिए ये जैसे दोस्तों हमने क्या पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया ये वाला। अब इससे क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए क्या कहा? वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है। वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा क्या होता है? समदूरस्थ होता है। मतलब इस बिंदु से, या जो तल इस बिंदु के चारों ओर खींचा गया है, जो ये हमने डिजाइन बनाई है, इससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होना चाहिए। वह दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और दोस्तों जो यह समदूरस्थ होता है कि निश्चित बिंदु पर, दोस्तों यह निश्चित बिंदु होता है, यह निश्चित बिंदु दोस्तों हमारा वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो क्या लिखिए, नई लाइन से लिखिएगा या इसी में लिख लीजिए, यह निश्चित बिंदु, यह कौन जो इसमें कहा है निश्चित बिंदु से, यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ सर्किल केंद्र कहलाता है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्या अब ध्यान समझिएगा। वैसे मुझे तो उम्मीद है आपको ये सब छोटी छोटी जानकारी पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको क्या रिपीट करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, जिससे क्या आपके दिमाग में कुछ भी मिस हो चुका हो तो अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, क्या कहा? वह घिरा हुआ तल जो निश्चित बिंदु से, तो ये निश्चित बिंदु दोस्तों हमने कौन सा ले लिया? ये जो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। इस निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। अब दोस्तों क्या, यदि हम इधर ये लाइन खींच दिया, ये मान लेते हैं इसका केंद्र का नाम देते हैं O, और इधर लाइन खींच दी A, तो दोस्तों OA जितना हो उतनी दोस्तों, यदि एक लाइन हम इधर खींच दें ये वाली OB, क्या जितनी OA है उतनी ही OB भी है। या दोस्तों हम यदि इधर खींच देते हैं तो जितना दोस्तों ये वाली होगी उतनी ये होगी। मतलब इस वृत्त में इस बिंदु से कहीं पर भी जाएंगे हमेशा ऑलवेज समान डिस्टेंस पर होंगे, समान दूरी पर होंगे, इसीलिए इसको समदूरस्थ कहा गया, इक्वल डिस्टेंस कहा गया है। क्लियर हो गई दोस्तों? ये बात क्लियर होगी। अब दोस्तों ध्यान से समझिए,
दोस्तों अब ये दोस्तों आपकी OA क्या है और OB क्या है, मैंने क्या किया O को A से मिला दिया। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं जानते होंगे दोस्तों, आप क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों यदि इसको डिफिनेशन के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यानी वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से यदि हम क्या एक रेखा खींच देते हैं तो वह दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कहलाता है वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी बिंदु, परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को यदि के बीच की जो दूरी होती है, क्या वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है वह हमारी त्रिज्या कहलाती है। और किसी भी वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी, बराबर होती, क्योंकि यही तो होंगी। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दीजिए, जैसे मैंने क्या किया O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया, तो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और दोस्तों ध्यान से खींचिए, देखिएगा वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दे, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दे तो दोस्तों वह वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र से परिधि को यदि हम कोई डिस्टेंस मिला रहे हैं तो दोस्तों वह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह दोस्तों हमारी जीवा कहलाती है। यानी दोस्तों यदि इसका नाम दे दें CD, तो दोस्तों CD जो दोस्तों हमारे इस वृत्त में होगी जीवा होगी। क्या, इस वृत्त में दोस्तों क्या OA OB क्या है, OA बराबर OB क्या है, ये त्रिज्या है, क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। चाहिए तो नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। और दोस्तों क्या, एक वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह वृत्त की जीवा कहलाएगी। CD दोस्तों हमारी वृत्त की जीवा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, जीवा। और दोस्तों तो इसी प्रकार जो हमारी AB होगी, क्या AB, तो दोस्तों AB भी हमारी जीवा कहलाएगी क्योंकि वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं। और दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होगी सबसे बड़ी होगी। क्या, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है दो बिंदुओं को जो मिलाती है क्या कहलाती है, वो जीवा। जीवा भी कहलाएगी, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी पूछे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहां से खींची जा सकती है, तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से खींची जा सकती है। यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो हमारी रेखा होती है वृत्त की परिधि पर दोनों बिंदुओं को मिलाती है वह दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। तो आपने क्या सीख लिया कि वृत्त की त्रिज्याएं जान गए, उसके जीवा के बारे में जान चुके हैं और उसका केंद्र क्या होता है उसके बारे में जान गए। दोस्तों व्यास भी देख लीजिए, यहीं पर व्यास में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो वृत्त का व्यास होता है, क्या, वृत्त का दोस्तों जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या, 2 टाइम्स रेडियस। क्या, वृत्त का जो हमारा व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी दोस्तों जैसे वृत्त का व्यास पूछे दोस्तों तो यहां पर जो हमने क्या दिखाया, AB, दोस्तों AB जीवा भी है, सबसे बड़ी जीवा है, और AB हमारी क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास भी कहलाएगा। CD व्यास नहीं कहलाएगा, CD जीवा ही कहलाएगी। व्यास वही होगा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाए और परिधि पर दोनों ओर कहीं ना कहीं टच करे, वही हमारा व्यास कहलाएगा। राइट, तो दोस्तों ये हमारा व्यास कहलाओ। व्यास क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या का 2 टाइम्स 2 गुना होता है। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न जब लगाएंगे उसमें व्यास दे रखा होगा तो सबसे पहले आपको क्या उसमें वहां से त्रिज्या निकालनी होगी। यानी कि दोस्तों ये त्रिज्या चाहें तो आपको पता जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वह कहां जाती है, बटे में। इसलिए त्रिज्या इक्वल टू व्यास अपान 2। व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है, व्यास अपान 2, यानी व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और ये त्रिज्या चाहेंगे तो त्रिज्या कहेंगे व्यास की आधी होती। त्रिज्या क्या होती, व्यास की आधी होती। इतनी बात मुझे उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। क्या, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों आगे चलते हैं। वैसे वृत्त में जो आपसे जहां से प्रश्न आते हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आपको बता दे रहा हूं जो वृत्त से संबंधित हैं। ठीक दोस्तों, चलिए फार्मूले की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर दें। तो आप त्रिज्या सीख चुके हैं, व्यास सीख चुके हैं और जीवा के बारे में भी जान सकते हैं। यदि पूछे वृत्त में कि जीवा वृत्त में कहां से
सबसे बड़ी जीवा खींची जा सकती है, तो वृत्त के केंद्र से सबसे बड़ी जीवा खींची जा सकती है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसको रब करें, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर। चलो दोस्तों, पहला देखिए, यदि आपसे पूछे पहला फार्मूला, हेडिंग डाल दीजिए फार्मूला। पहला फार्मूला दोस्तों, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। परिधि दोस्तों क्या, ध्यान से देखिएगा, परिधि क्या, ये दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, जो बाहर वाला आवरण होता है ये दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। जो ये दिख रहा हो, यानी कि जो अभी तक त्रिभुज का व्यास पढ़ते थे, कि त्रिभुज का व्यास पढ़ते थे ना, या आयत का व्यास, वर्ग का व्यास, वही दोस्तों उस तरीके से क्या वृत्त की परिधि कहे दोस्तों, तो 2 पाई आर क्या दोस्तों हमारी त्रिज्या है, क्या 2 पाई आर दोस्तों, आर क्या हमारी त्रिज्या है, और पाई की वैल्यू यहां पर दोस्तों 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वृत्त की परिधि। और दोस्तों कहीं से आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें पूछेगा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। यदि आपसे ये पूछ ले कि कोई पहिया है वह एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे आपके साइकिल का पहिया है, कार का पहिया है, बाइक का पहिया, तो वह एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा। तो दोस्तों जब भी ऐसी चीज पूछी जाए तो ध्यान से देखिए, उस पहिया को एक चक्कर घूमने के लिए, जैसे मान लेते यहां से चलना स्टार्ट किया, तो जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो घूम के दोस्तों ऐसे आएगा, तो दोस्तों क्या वो चलेगा कितना, जितनी उसकी परिधि होगी। तो जब भी दोस्तों आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों क्या ज्ञात करना होगा, असल में उसकी हमें क्या परिधि ज्ञात करनी होगी, 2 पाई आर। तो आप चाहे परिधि लिख लीजिए या 2 पाई आर, यानी कि चाहे वृत्त की परिधि, स्पेशली कहते हैं कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तब तो आपके पास फटाफट फार्मूला 2 पाई आर लगा देंगे। या दोस्तों यदि आपसे कहे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तब भी दोस्तों आप क्या 2 पाई आर ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल दोस्तों यह होता पाई आर स्क्वायर, और आर तो आप जानते त्रिज्या है, क्या पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 आप यूज कर सकते हैं। यानी कि पूछे कि मतलब वृत्त का क्षेत्र, इसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना, इसका एरिया, यह वृत्त कितना एरिया कवर करेंगे। तो दोस्तों उस एरिया को निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। यदि आपको वृत्त की त्रिज्या पता है, फटाफट इसमें वैल्यू रखेंगे, फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों यदि आपसे कहता है तीसरा फार्मूला नहीं निकली, इस बात को ध्यान दें, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको प्रश्न में कहीं व्यास दे रखा हो, क्या दे रखा हो, व्यास, प्रश्न में कहीं डायमीटर दे रखा हो और आपको वहां से त्रिज्या फाइंड करना मिल जाए, तो आप जानते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये मैंने अभी बताया था, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो यहां से 2 त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास अपान 2, डायमीटर अपान 2। आई होप आप मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे, ये तो मैंने अभी बताया था। और दोस्तों एक फार्मूला और देख लेते हैं, यहां से दोस्तों ये भी फार्मूला पूछा जाता है। यह दोस्तों आपसे पूछ रहे चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, जब प्रश्न लगवाएंगे तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब भी ऐसा निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है कुल दूरी
कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, या एक चक्कर में तय की गई दूरी या चली गई दूरी। क्या जब भी आपसे पूछे चक्करों की संख्या दोस्तों पूछे तो आप क्या लगाएंगे, जब प्रश्न कराएंगे उसमें बताएंगे चक्करों की संख्या कैसे पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जब भी आपसे चक्करों की संख्या पर चर्चा करें तो दोस्तों होता है कुल दूरी, मतलब जितनी डिस्टेंस दे रखी होगी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, तो वहां से चक्करों की संख्या आ जाएगी। जैसे कोई कहे यहां से आप क्या कहीं से कहते कि आपको क्या ना अपने घर से आपको कॉलेज जाना है, अपने घर से आपको कॉलेज जाना है और आपकी साइकिल की क्या त्रिज्या दे दे, आपकी साइकिल की रेडियस दे कि इतनी साइकिल की आपकी त्रिज्या है, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस भी आपको स्कूल से या आपके घर से स्कूल तक की डिस्टेंस भी दे दे तो कुल डिस्टेंस हो गई। और क्या एक चक्कर में चलेगी दूरी आप निकाल ही सकते हैं। क्या एक पहिए द्वारा एक चक्कर में, यहां में कर दीजिए, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी 2 पाई आर होती। तो यानी कि एक चक्कर में जो चली गई दूरी उसकी परिधि निकालेंगे क्योंकि त्रिज्या आपको पता है, और क्या करें कुल डिस्टेंस को क्या एक चक्कर में चली गई दूरी से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर से स्कूल के बीच में हमारा पहिया कितनी बार घूमेगा, है कि नहीं। तो समझ गए ना। चलिए जब प्रश्न कराएंगे तो ये बात और क्लियर होगी, अच्छे से आप इस बात को नोट कर लीजिए। ये हमने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दी जिससे आपके जो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इसको रब करें। दोस्तों अभी तक मैंने टोटल आप सभी भाई बंधों को लेक्चर नंबर 9 तक 52 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए। कितना 52 प्रश्न आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किए जा सके, 52 तक प्रश्न हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों वर्ग में कहां से प्रश्न स्टार्ट होंगे 53 से। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए दोस्तों ध्यान से, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कितना 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, या वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, या कहेगा बताइए, या कहेगा क्या होगी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना भाई 14 सेंटीमीटर। क्या वृत्त की त्रिज्या कितनी रहेगी 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया वृत्त की परिधि, लिख लीजिए वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों आप पहले से जानते हैं कि वृत्त की परिधि अभी मैंने आपको बताया है क्या होती है 2 पाई आर, है कि नहीं। तो दोस्तों 2 हो गया, पाई की वैल्यू हमने क्या कहा था 22/7 रख लीजिए, या 3.14 अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिएगा। और आर दोस्तों हमारा कितना है 14 आर, या लिखना चाहो वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में आर, ठीक है 14 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा एक कट होगा कि नहीं होगा, काट लीजिए 7 एकम 7 7 दूनी 14। दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 2 गुणे कितना हो गया, ऐसे कर लीजिए
2 गुणे 22 करेंगे कितना होगा 44 और गुणे 2, 2 गुणे 22 करेंगे 44 गुणे 2 कितना होगा 44 दूना 88 कितना सेंटीमीटर। एक तरीके से जो वृत्त की परिधि होती है वह जैसे त्रिभुज का, मैंने अभी बताया था, जैसे त्रिभुज का परिमाप होता है पेरीमीटर होता है, जैसे क्या आयत का पेरीमीटर होता है परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, उसी प्रकार जो वृत्त की परिधि होती है एक तरीके से क्या वृत्त का परिमाप होता है। कितना आ गया अतः वृत्त की परिधि बराबर कितनी हो गई 88 सेंटीमीटर। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप ऐसा प्रश्न अब लगा लेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए आगे, प्रश्न संख्या 54 कहता है भैया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है 21, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हो जाएगा ना, बहुत सा आसान है, बस फटाफट आर की वैल्यू डाल ली, काट पीट के आंसर देना, कर लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन 55 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये सारे प्रश्न आपके 1 नंबर में अति लघु में पूछ सकते हैं या बहुकल्पी में यानी कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं वहां पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या लिखा दिया है, दिया है लिखिएगा वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना, जहां 14 था वहां 7 कर दे रहा हूं 7 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना, वृत्त की परिधि नहीं, इस बार क्या वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया था, याद भी होगा क्या, पाई आर स्क्वायर। लिख लीजिए फटाफट। तो वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों मैंने पहले भी बताया क्या, पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 रखिए या 3.14 अपनी सुविधा के अनुसार। तो दोस्तों यहां मैं 22/7 रख रहा हूं, इंटू आर की वैल्यू दोस्तों कितनी 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी दोस्तों ध्यान से देखिए 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, जब भी हो तो ऐसे फुटकर में लिख लीजिए, मतलब फुटकर कहने का तो अलग अलग लिख लीजिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां से 7 और 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 गुणे 22, यानी कितना हो गया दोस्तों 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 कितना। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, इजीली क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो क्षेत्रफल किसमें आएगा, यदि यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यदि दोस्तों हमारा मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो आता है क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 55 के बाद प्रश्न संख्या 56 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, कितना 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगा लेंगे ना, बहुत आसान है, हो जाएगा ना।
फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57 नंबर। और दे दें, चलिए एक और लिख लीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी लगा लेंगे ना, इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और 58 नंबर दोस्तों प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको रब करें। कहता है 58 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। 88 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, दोस्तों इस बार क्या दे रखा है, देखिए दिया है, मैं क्या लिखेंगे इस बार। चलिए इसको रफी कर देता हूं। देखिए फटाफट दिया है क्या, वृत्त की परिधि कितनी दोस्तों 88 सेंटीमीटर। और हमें दोस्तों ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप जानते पहले से पढ़ रखा है, सीखा भी है, क्या वृत्त की परिधि। दोस्तों आपको पता वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब तक दोस्तों हमें आर नहीं पता होगा तब तक वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसीलिए दोस्तों हमारी प्राथमिकता है कि पहले आर पता करें। और आर दोस्तों हमें तब पता चलेगा जब वृत्त की परिधि पता होगी। कितनी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती। और दोस्तों आपको वृत्त की परिधि पहले दे रखा क्वेश्चन में, कितना 88 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों 88 बराबर 2 पाई आर, यानी कि यहां से दोस्तों कितना 88 इजकल टू 2 गुणे 22/7 इंटू आर की यहां से वही निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 88 गुणे 7 बराबर कितना 22, 2 गुणे 22 कितना 44 आर। तो दोस्तों आर वाला कितना होगा 88 गुणे 7/44 और 44 से कम 44 और 44 दोनों कितना 88, यानी कि आर बराबर दोस्तों 2 सती 14 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। कितना आर वाला दोस्तों हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों अब हमें क्या चाहिए था, वृत्त इधर लगा दे रहे हैं। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या चाहिए, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों पाई की वैल्यू कितनी 22/7 हो गई और आर हमारा कितना है 14, कितना होगा 14 का स्क्वायर, यानी दोस्तों कितना 22/7 गुणे 14 मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन उसके पहले क्या 7 से 14 कट रहा है, तो 7 एकम 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा गुणे 14, और 14 की मल्टीप्लाई 44 से कर लीजिए तो 14 चक्कू कितना 56 के 6 हंसी ला जाके 5 और 14 चक्कू 56, 5 कितना
हाँ 14×56 5 कितना 61, और क्या वृत्त का क्षेत्रफल है इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों क्या लिखोगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 661 सेंटीमीटर। दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न हम लगा लेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इतने प्रश्न मैंने आज करवा दिए हैं। कल की क्लास में इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वृत्त से संबंधित प्रश्न कुछ और बचे हैं और बहुत जल्दी ये भी चैप्टर दोस्तों आपका फिनिश होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।